हेलो स्टूडेंट, आई एम सौम्या। आज हम आपको सिखाने वाले हैं स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस क्यों होता है बच्चों, क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब हम पार्ट 1 लेक्चर में बता चुके हैं। ओके, तो पार्ट जो अभी ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप सीखेगा, इसके पहले आप प्लीज़ पार्ट फर्स्ट देख लेना ताकि आपको समझ में आए कि ग्लाइकोलाइसिस क्यों ज़रूरी है, ग्लाइकोलाइसिस क्यों होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पार्ट फर्स्ट में मिलेगा। सेकेंड पार्ट में यानी आज हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और आपको पहले क्लास में हम बताए हैं कि ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर से बिलोंग करता है। प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है, रेस्पिरेशन इन प्लांट जो बॉटनी का पार्ट है, जिसको इस कॉन्सेप्ट को बच्चों हम लोग आज तक रटते आ रहे हैं, है ना, कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। लेकिन आज हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, और कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो सेकेंडों में लगेंगे। हमें रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। ओके, ताकि हम नीट का एग्जाम इजीली दे पाए, या अदर्स एग्जाम्स भी जो बच्चे देना चाहते हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि 2% अकेले रेस्पिरेशन इन प्लांट नीट में कवर करता है, यानी नीट के जितने क्वेश्चन उसमें 2% एवरेज रेस्पिरेशन इन प्लांट से आता है। ओके बच्चों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ध्यान से सीखना है, ध्यान से समझना है, और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आफ्टर लेक्चर तुरंत प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस मीन्स होता है, ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज, एंड लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन। मतलब ये ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का कंपाउंड है बच्चों। 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है। यानी 6 कार्बन का कंपाउंड 3 कार्बन के कंपाउंड में टूट जाता है। तो 6 कार्बन का 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर यहाँ से ब्रेक किया तो कितने मॉलिक्यूल में टूटा बच्चों? 2 मॉलिक्यूल में, है ना। जैसे हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि हमारे 6 फ्रेंड थे आप लोग, इसमें से हमको तोड़ना था, तो हमने क्या किया पहले कि 6 फ्रेंड्स में से 3 को एक साइड कर दिया, 3 को एक साइड कर दिया, 3 को एक साइड कर दिया, और बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो जब हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया बच्चों, तो हमको बदले में क्या मिलेगा? एनर्जी। ठीक है, ये हम बताए हैं, एनर्जी मिलेगा। और हमारे बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में होता है? एटीपी के फॉर्म में होता है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, हम ये भी बताए थे बच्चों कि अगर ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, क्रेब्स साइकिल हो रहा है, या लिंक रिएक्शन हो रहा है, क्रेब्स साइकिल हो रहा है, सब में हमको एटीपी मिलता है। लेकिन एटीपी के साथ बच्चों हमको एक डायमंड मिलता है जिसका नाम है NADH2, और क्या मिलता है ये पूरे स्टेप में? FADH2 GTP। यहाँ पे बच्चों हम लोग देखेंगे कि भाई ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है। अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं बच्चों, तो पहले ये जानेंगे कि क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, तो आप बोलोगे ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, एंड लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जा रहा है। ठीक है, और वो 2 मॉलिक्यूल्स जिसमें टूट रहा है उसको बोलेंगे पायरुविक एसिड, और ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का कंपाउंड। क्लियर? तो बच्चों ये इतना इजी नहीं है कि 6 कार्बन का कंपाउंड एक बार में 2 पायरुविक एसिड में टूट जाता है। इस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में टूटने के लिए 10 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। यानी 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में 10 स्टेप के बाद टूटेगा। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 10 स्टेप्स लगते हैं। ओके, ऐसा होता है ना, हम लोग को नीट को क्रैक करना है तो हमको कई सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। हमें पहले नर्सरी से लेके पूरा 12th तक पढ़ना पड़ता है, फिर हमें एंट्रेंस देना पड़ता है। जब हम क्रैक कर लेते हैं तब हम मेडिकल कॉलेज में पहुँचते हैं। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं।
वैसे ही यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है बच्चों, इसको जब पायरुविक एसिड में टूटना है तो यहाँ पे इसको 10 स्टेप से गुजरना पड़ता है। ओके, तो यही 10 स्टेप्स आज हम लोग सीखने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन इज दैट बच्चों कि ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ पे है। तो हमने बताया था कि जितने भी ये स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होगा। ग्लाइकोलाइसिस के लिए सेल का वो प्लेस जो चूज किया गया है वो है बच्चों साइटोप्लाज्म। यानी ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, तो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट इज दैट कि ग्लाइकोलाइसिस को किसने दिया। ओके, जब हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बच्चों तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये होता क्या है। तो हम जान गए कि भाई ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में ब्रेक कर गया, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये होने में कैसे हो रहा है ये, है ना। तो ये भाई 10 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। थर्ड हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ पे है। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, है ना। फोर्थ क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई ग्लाइकोलाइसिस का काम क्या है, क्यों ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट रहा है। तो भाई ग्लूकोज मॉलिक्यूल मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है बच्चों, वहाँ पे एक बॉन्ड टूट रहा है, तो इससे हमें एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग के मतलब एनर्जी हमें मिले उसके लिए ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है। फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप यानी रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। ओके, तो क्वेश्चन पूछा कि फर्स्ट स्टेप क्या है रेस्पिरेशन का, तो क्या बताने वाले हैं, ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि भाई ग्लाइकोलाइसिस को खोजा किसने था, किसने दिया ग्लाइकोलाइसिस को, किसने बताया ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो 3 साइंटिस्ट थे बच्चों, इम्बेडेन, मेयरहोफ एंड परनास। ये 3 साइंटिस्ट ने ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप को समझाया, बताया, इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे भी कहते हैं। ओके, तो अल्टीमेट एम क्या है बच्चों ग्लाइकोलाइसिस का, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कितने पायरुविक एसिड में तोड़ना, 2 पायरुविक एसिड में, और इसके बीच में कितने स्टेप्स आएंगे, 10 स्टेप्स। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है। किसने दिया था, एम्बेडेन, मेयरहोफ एंड परनास ने, इसीलिए इनका एक एक कैपिटल लेटर से इसको बोलेंगे EMP पाथवे। ओके, क्लियर। अब बच्चों हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप समझेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम रफ कर रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे हमको पता है कि 10 स्टेप लगने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप में आते हैं। ये है ग्लूकोज, यहाँ लिख दिया ग्लूकोज, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में बच्चों यहाँ पे क्या होगा, देखो हम बताए थे पहले कि हमें क्या करना है कि बीच के बॉन्ड को तोड़ना है। मतलब ग्लूकोज 6 कार्बन का है तो हमको 3-3 कार्बन में करना है। तो हम एक एग्जांपल लिए थे कि 6 फ्रेंड हैं और हमको उनको अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, एक ही बार में अलग नहीं करेंगे, सबसे पहले उनको आधा आधा में तोड़ देंगे, ठीक है। तो 6 फ्रेंड को आधा आधा में उनके बॉन्ड मतलब उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक किया और वो आधे आधे में डिवाइड हो गए। इसी प्रोसेस को अगर हम समझें तो वैसे ही सेम यहाँ पे है, 6 कार्बन का कंपाउंड है और उसके बॉन्ड को एक को क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया और ये आधे आधे में बट गया, इसे ही तो कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो बच्चों अगर हम फ्रेंड्स के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं तो इतना ईजिली नहीं होता है। अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधा हुआ है तो हमको उनको कुछ देना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है बच्चों, कुछ खर्च करना पड़ता है। मतलब हमको बोला गया कि मैम आप इनके बीच का बॉन्ड को ब्रेक करिए, ठीक है, तो आपको पैसे मिलेंगे। तो मान लो हम ये टास्क लेने के लिए चले गए कि हमको पैसे ज़्यादा मिलने वाले हैं, हम इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं है कि अचानक से गए और बोले तुम लोग अलग अलग हो जाओ और वो अलग हो जाएंगे। हमको पहले कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ लालच देना पड़ेगा कि तब तुम लोग अपने बीच के बॉन्ड को ब्रेक करो, है ना। तो वही होने वाला है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप में क्या होगा कि ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन है,
इसको हम 1 नंबर माने, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो सबसे पहले 6 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट आके जुड़ेगा, ठीक है। यानी 6 फ्रेंड थे बच्चों, हम सबसे पहले इधर 6 नंबर वाले फ्रेंड को चूज किए और उसको कुछ दे दिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया बच्चों? फॉस्फेट। तो ये अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई ये फॉस्फेट आया कहाँ से? तो हम बच्चों क्या बताए कि हमारे बॉडी में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में है, और ये टूटने के बाद हमको यहाँ से क्या मिलने वाला है? एनर्जी मिलने वाला है ना। एनर्जी को हम यहाँ पे पैसा मान रहे हैं, तो पैसा मिलने वाला है, तो हमको पहले कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखो बच्चों, हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि अगर कोई कंपाउंड के कार्बन के बीच में या कोई भी एलिमेंट के बीच में, कोई भी कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर बॉन्ड बनता है तो हमको एनर्जी देनी पड़ती है, और अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमको एनर्जी मिलता है। ओके, तो जब यहाँ पे बच्चों फॉस्फेट इस 6 नंबर कार्बन से ऐड होगा तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, तो इस बॉन्ड के लिए एनर्जी चाहिए, और सेकेंड थिंग यहाँ पे ये फॉस्फेट भी चाहिए, ये फॉस्फेट भी चाहिए। तो ये कहाँ से आएगा? तो हम यहाँ पे बच्चों सेल एक एटीपी खर्च करता है। 1 एटीपी जो पहले से बना हुआ है एनर्जी, पहले से जो एनर्जी प्रेजेंट है सेल में, उसमें से 1 एटीपी खर्च करता है। मतलब एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये अपना एक फॉस्फेट यहाँ से खर्च कर देता है, और यही फॉस्फेट यहाँ पे जाके ऐड हो जाता है। तो देखो बच्चों, जब एक फॉस्फेट यहाँ से टूटेगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? एडीपी में, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ओके, ये सब बायोमॉलिक्यूल्स में आप लोग पढ़े होंगे। तो एटीपी किसमें चेंज हो गया? एडीपी में, क्योंकि इसने, ये पहले ट्राइफॉस्फेट था, 3 फॉस्फेट थे इसके पास, इसने एक फॉस्फेट इस 6 नंबर कार्बन को दे दिए, और यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ क्योंकि फॉस्फेट ऐड हुआ। तो बच्चों यहाँ पे एनर्जी कहाँ से आया? यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, जब ये फॉस्फेट को दे रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक भी तो हो रहा है, तो वो एनर्जी यहाँ पे यूज हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों एक एटीपी यूज होता है ताकि ये अपने फॉस्फेट को दे पाए, और ये फॉस्फेट इससे जाके ऐड हो पाए और ये एनर्जी दे पाए। क्लियर हुआ? ये है बच्चों फर्स्ट स्टेप। तो इस फर्स्ट स्टेप में अब जैसे ही फॉस्फेट ऐड हुआ, जैसे ही हमने 6 नंबर वाले फ्रेंड को फॉस्फेट दिया, तो अब देखो बच्चों, वो लालची है ना, क्योंकि वो अपनी दोस्ती तोड़ रहा है कुछ लेने के बाद, तो उसका नाम भी चेंज हो जाएगा ना, लालची बोलेंगे उसको। तो वैसे ही जैसे ही ये ग्लूकोज फॉस्फेट को ले रहा है, तो यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जा रहा है बच्चों, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पे क्या ऐड हो गया? फॉस्फेट ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों एक एंजाइम यूज होता है। एंजाइम का काम है इसको, इस प्रोसेस को कराना, मतलब फॉस्फेट को ऐड करवाना, मतलब ये रिएक्शंस को फास्ट करेगा। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा, देखो बच्चों 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, इसको हेक्सोज भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो बोलेंगे हेक्सो काइनेज। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा बच्चों, दैट इज हेक्सोकाइनेज। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बताया बच्चों कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का 6 कार्बन है, 6 नंबर कार्बन पे आके कौन ऐड हुआ? फॉस्फेट ऐड हुआ। इस एक फॉस्फेट कहाँ से आया? तो यहाँ पे सेल ने एक एटीपी खर्च किया, अपना फॉस्फेट इसको दे दिया, और ये इसके साथ जाके बॉन्ड कर गया। जैसे ही इसने फॉस्फेट के साथ बाइंड किया, इसका नाम चेंज हो गया। क्या हो गया? किस नंबर पे फॉस्फेट जुड़ रहा है? 6 नंबर पे, तो 6 वाला लालची कहलाएगा, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नाम हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है बच्चों? ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस में चेंज हुआ? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे एक एटीपी खर्च हुआ, और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व हुआ दैट इज हेक्सोकाइनेज। क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट सेकेंड स्टेप पढ़ेंगे। देखो बच्चों, जब कोई फ्रेंड का ग्रुप था और कोई कुछ ले लिया, अपने फ्रेंडशिप को तोड़ने के लिए कोई कुछ ले लिया, तो उसका स्वभाव थोड़ा सा बदला बदला लगेगा, है ना, क्योंकि वो तो
वो क्या किया है, किसी और से कुछ ले लिया है अपने फ्रेंडशिप को खराब करने के लिए, है ना, तो उसका स्वभाव थोड़ा सा बदला बदला लगेगा। तो वैसे ही बच्चों यानी उसके हाव भाव बदले हुए लगेंगे। तो यहाँ पे जब ग्लूकोज के 6 फॉस्फेट हो गया तो ये भी अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेगा बच्चों, ये भी अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है और इसका नाम हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। मतलब कि देखो बच्चों ये भी 6 कार्बन का है, ये भी 6 कार्बन का है, बस यहाँ पे अंतर क्या है, स्ट्रक्चर बदल गया। तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि ऐसा दो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसको बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। ओके, तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों के पास कितने कार्बन है बच्चों, 6 कार्बन है, बट ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बदल गया। जैसे हम एक एग्जांपल बताए कि अगर हमने कुछ 6 वाले फ्रेंड को दे दिया तो उसका हाव भाव थोड़ा सा बदला बदला लगेगा। तो यहाँ पे भी जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो क्या किया, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया बच्चों, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। मतलब इसके पास भी 6 कार्बन है, इसके पास भी 6 कार्बन है, बस स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो आप बोलोगे मैम स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ, तो देखो बच्चों जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, और जब आप लोग फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का देखोगे तो फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप मिलेगा। ओके, यही डिफरेंस दिखेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, कीटोन ग्रुप रहेगा। और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं बच्चों, यानी ये इसमें चेंज हो सकता है, ये इसमें चेंज हो सकता है, आइसोमर है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों कुछ भी नहीं हो रहा है, ना कुछ ऐड हो रहा है, ना यहाँ से कुछ रिलीज हो रहा है, ना कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ना कोई बॉन्ड जुड़ रहा है, सिर्फ ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा ये आइसोमर है ना, तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा बच्चों ये होगा आइसोमेरेज। ओके, तो सेकेंड स्टेप में बच्चों यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हुआ, दैट इज आइसोमेरेज। ओके, अब आते हैं थर्ड स्टेप में। देखो बच्चों थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ पे पहले 6 नंबर कार्बन पे ये फॉस्फेट ऐड हुआ था। अब क्या होगा कि हमने क्या किया कि 6 फ्रेंड्स में 6 नंबर फ्रेंड्स को पकड़ा था, जो किनारे में था उसको कुछ दिया ताकि वो फ्रेंड्स को अलग करे। अब हमने क्या किया, देखा कि नहीं तब भी अलग नहीं हो रहा है ये, है ना, एक का हाव भाव बदला है लेकिन बाकी लोग ठीक हैं। तो हमने क्या किया कि जो फर्स्ट नंबर का फ्रेंड है इधर के लाइन से, मान लो कि लाइन है ऐसे, तो जो फर्स्ट नंबर का जो फ्रेंड है उसको भी कुछ दिया ताकि वो भी थोड़ा सा लालची बन जाए और बॉन्ड को ब्रेक करा दे। ओके, तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी यही हो रहा है बच्चों कि पहले 6 नंबर पे एक फॉस्फेट ऐड हुआ था, अब यहाँ पे 1 नंबर कार्बन पे एक फॉस्फेट ऐड हुआ, ठीक है, वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे बस मैं समझाने के लिए की हूँ, यहाँ पे ऐड नहीं था पहले से, अभी ऐड होगा। फर्स्ट नंबर कार्बन पे भी क्या हो गया, एक फॉस्फेट ऐड हो गया। और आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे बच्चों कि अगर कोई 2 कार्बन है और 2 अलग अलग कार्बन पे कोई ग्रुप ऐड हो रहा है, मान लो सपोज हम फॉस्फेट लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो यहाँ पे हम बिस लगाते हैं, और अगर एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप ऐड है तो इसको हम लोग डाई बोलते हैं, यहाँ पे डाई लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे पहले से तो एक कार्बन पे फॉस्फेट ऐड था, अब यहाँ पे एक और कार्बन पे फॉस्फेट ऐड होने वाला है। तो जब फॉस्फेट ऐड हो जाएगा बच्चों तो यहाँ पे 2 डिफरेंट कार्बन के बीच में ऐड हो रहा है ना, तो इसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोज। पहले से 6 पे ऐड था, अभी किस पे ऐड हो गया, 1 पे, तो पहले 1 आता है तो 1 लिखेंगे, फिर 6 फॉस्फेट, सॉरी 1 6 और 2 डिफरेंट कार्बन पे है ना, तो 1 6 बेस फॉस्फेट हो जाएगा। अब बच्चों जैसे यहाँ पे फॉस्फेट कौन दे रहा था, एटीपी दे रहा था, तो यहाँ पे भी एक एटीपी खर्च करना पड़ेगा, ये एटीपी अपने फॉस्फेट को दे देगा 1 नंबर कार्बन पे ऐड होने के लिए, और ये किसमें चेंज हो जाएगा, एटीपी में। एक फॉस्फेट दे दिया, ट्राई फॉस्फेट सब किसमें चेंज हो गया, डाई फॉस्फेट में चेंज हो गया। ओके, अब बच्चों यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है
यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, ये देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को चेंज कर रहा है ना, तो यहाँ से याद रखेंगे पहले फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ओके, तो थर्ड स्टेप में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। आई अंडरस्टैंड? ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ बच्चों? 6 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट आके ऐड हो गया। कौन दिया फॉस्फेट? एक एटीपी खर्च हुआ, इसने अपना फॉस्फेट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व हुआ फर्स्ट स्टेप में, दैट इज हेक्सोकाइनेज। याद कर लो, मतलब याद नहीं, समझ लो। दूसरा स्टेप है बच्चों कि जब ये, इसका नाम क्या हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फेट जैसे ही ऐड हुआ, इसका नाम चेंज। अब बच्चों ये जब इसकी फॉस्फेट को लिया ना, तो ये अपना स्ट्रक्चर भी चेंज करेगा। तो इसने अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। पहले ये एल्डिहाइड था, अब इसका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो गया, तो इसका नाम हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब सेम कार्बन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा बच्चों, आइसोमर से याद रखोगे, आइसोमरेज। ओके, थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के फर्स्ट नंबर कार्बन पे भी आके एक फॉस्फेट ऐड हो गया, तो अब इसका नाम हो गया फ्रक्टोज। एक नंबर पे ऐड हुआ तो 1, 6 नंबर पे पहले से था तो 6, और दो डिफरेंट कार्बन के बीच में हो रहा है बच्चों तो बेस और फॉस्फेट। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ओके, क्लियर हुआ क्या बच्चों? क्लियर हुआ क्या? ओके, तो हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप में एक एटीपी यूज हो रहा है एंड थर्ड स्टेप में एक एटीपी यूज हो रहा है। इधर सेकेंड स्टेप में कुछ भी नहीं हो रहा है। अब आते हैं फोर्थ स्टेप में। देखो बच्चों, जैसे ही फर्स्ट कार्बन को फॉस्फेट दिया गया, कुछ दिया गया, तो अब यहाँ पे दो लोग लालची बन गए ना, तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट दो ट्रायोज फॉस्फेट में टूट जाएगा। ठीक है, दो ट्रायोज फॉस्फेट में टूट जाएगा। क्लियर? यानी ये 6 कार्बन का था बच्चों पहले से, अब ये 3 कार्बन के दो कंपाउंड में टूट जाएगा, यहाँ पे टूट गया। और इनको तोड़ने के लिए जो मेन एंजाइम है, वो लोग जो पूरी अच्छी तरीके से, मतलब जब कब से ये लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन टूटा कहाँ पे जाके? यहाँ पे फ्रेंड्स का बॉन्ड टूटा। तो जो एंजाइम इनको तोड़ रहा है वही मेन एंजाइम हुआ, है ना? तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है बच्चों, ये होता है एल्डोलेज। यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज एल्डोलेज। क्लियर? तो ये है हमारा बच्चों फोर्थ स्टेप। ये है फोर्थ स्टेप कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट दो ट्रायोज फॉस्फेट में ब्रेक कर गया। और ये ट्रायोज फॉस्फेट का नाम है बच्चों, ये पहले वाले को हम PgAl लिखेंगे और दूसरे वाले को ढैप लिखेंगे। ओके, PgAl का मतलब, PgAl को याद कर लो बच्चों पागल से। ठीक है, यानी एक जो ट्रायोज फॉस्फेट टूटा उसका नाम था पागल, PgAl पागल, और दूसरे वाले का नाम था ढैप। ये और ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, ये इसमें चेंज हो सकता है, ये इसमें चेंज हो सकता है। मतलब ये लोग के भी देखो 3-3 कार्बन के कंपाउंड हैं, है ना? यानी इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे क्या डिफरेंट रहेगा बच्चों? स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। तो जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप देखने को मिल रहा था, है ना? तो यहाँ पे भी सेम वही होगा। देखो PgAl का फुल फॉर्म होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यानी यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। और ढैप का फुल फॉर्म होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यानी यहाँ पे बच्चों एसीटोन ग्रुप होगा, यानी कीटोन होगा। तो पागल में क्या होगा? एल्डिहाइड, और ढैप में क्या होगा? एसीटोन। अब कैसे याद रखोगे कि ये इसमें चेंज हो सकता है, ये इसमें चेंज हो सकता है? जो पागल होता है वो धप 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 करता है ना?
और जो धप धप करता है, मतलब जैसे बजा रहा है धप 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 धप, तो उसको लोग पागल बोलते हैं, राइट। अब याद रखो, जो पागल है वो धप धप करेगा, जो धप धप कर रहा है वो पागल होगा, ओके। अब देखो बच्चों, ये इस स्टेप को बोलेंगे कि यहाँ पे ये फिफ्थ स्टेप है, ये फिफ्थ स्टेप है, ये इसमें चेंज हो सकता है, ये इसमें चेंज हो सकता है। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो एंजाइम है बच्चों ट्राइओस फॉस्फेट। देखो ये आइसोमर है ना, और ये क्या है, ट्राइओस फॉस्फेट। तो यहां से याद रखोगे ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज। क्लियर क्लियर। तो यानी बच्चों अगर किस स्टेप में ये दो मॉलिक्यूल्स में टूट चुका है, 4 में, फिफ्थ स्टेप क्या है, ये इसमें चेंज हो सकता है, ये इसमें चेंज हो सकता है। तो देखो बच्चों, ये अगर अब हम जो आगे का स्टेप करेंगे वो किसी एक को लेके चलेंगे, किसी एक को लेके चलेंगे, वही सेम इसके साथ भी होगा क्योंकि ये चेंज हो सकता है। समझ रहे हो क्या? तो अभी तक हम जो भी चीज यूज कर रहे थे, जैसे यहाँ पे एटीपी यूज किया तो यहाँ पे पूरा एक ही मॉलिक्यूल था, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं और दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। तो हम किसी एक को पकड़ते हैं और मानेंगे कि ये इसमें चेंज हो चुका है, मतलब 2 मॉलिक्यूल बन चुका है, ठीक है। तो कोई भी चीज अब करेंगे तो 2-2 मॉलिक्यूल करेंगे। आर यू अंडरस्टैंड? ओके। तो 6 नंबर स्टेप में क्या होने वाला है, हम पहले वाले को मान लो ले लिए, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 3 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड के 1 नंबर कार्बन पे भी एक फॉस्फेट जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब हम पैसा खर्च करने वाले नहीं हैं, है ना। हमारा सेल ऑलरेडी 2 एटीपी खर्च कर चुका है, तो अगर हम सारा पैसा खर्च ही कर देंगे तो फिर हम कमाएंगे कैसे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी, अब तुम लोग बोलोगे कि मैम यहाँ पे 1 नंबर पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो ये फॉस्फेट कहाँ से आएगा जब हम एटीपी नहीं खर्च करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पहले से पड़ा हुआ है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अब इसका नाम हो जाएगा, हाँ, एक तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो गया बच्चों, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे कि इस एल्डिहाइड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये रिड्यूस होगा और ये चेंज हो जाएगा बच्चों ग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। और जब ये रिड्यूस होगा, मतलब ये ऑक्सीडेशन इसका होगा, तो यहाँ से एक H+ बाहर निकलेगा, और हम एक नहीं मान के चल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 H+ बाहर निकलेगा। और यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ है बच्चों NAD+, NADH, ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ से आएगा, क्योंकि 2 को ले रहे हैं तो 2 NADH2 को दिखाएंगे, है ना। और ये चेंज हो जाएगा किसमें, 2 NADH2। यानी यहाँ से बच्चों ये 2 क्यों कर रहे हैं बच्चों, 2-2 क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको और इसको साथ में लेके चल रहे हैं, अलग अलग नहीं दिखाएंगे। चाहेंगे तो इसको अलग दिखा सकते हैं, इसको अलग दिखा सकते हैं, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये दोनों को हम एक साथ 2-2 मॉलिक्यूल्स दिखा सकते हैं, क्योंकि सेम यही है ना, ये इसमें चेंज हो सकता है, तो हम मान के चलेंगे कि दैट जो है वो इसमें चेंज चुका है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGL हो चुका है, ऐसा मान के चलेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकला, और ये किसमें चेंज हो गया बच्चों, ग्लिसरिक एसिड में, है ना। और पहले क्या था, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, अब इसका नाम हो जाएगा 1 नंबर पे ऐड हुआ है फॉस्फेट, 3 नंबर पे पहले ही से ऐड है, 1,3-बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, बिसफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ओके। ये बात समझ में आई क्या आपको, ये बात समझ में आई क्या बच्चों। ये है 6th स्टेप। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा बच्चों, डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि ये इसको रिड्यूस करा रहा है ना। देखो बच्चों, केमिस्ट्री में पढ़े होगे, अगर एसिड अगर एल्डिहाइड में चेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, और
उल्टा कर दे, एल्डिहाइड अगर एसिड में चेंज हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है, तो यहाँ पे बाहर निकला। तो अब डी मतलब क्या होता है, निकलना। जैसे डिहाइड्रेशन, हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब हमारे बॉडी में वाटर निकल रहा है, हमारे बॉडी से वाटर की कमी हो रही है। तो यहाँ पे भी बच्चों हाइड्रोजन निकल रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा, हाइड्रोजन निकल रहा है तो हाइड्रोजन हो गया, डी मतलब निकल रहा है, और ASE मतलब एंजाइम। अगर कहीं पे भी बच्चों ASE लगा रहता है तो जनरली वो क्या होता है, एंजाइम है ना। तो अगर आपका भी कोई ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जहाँ पे आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एंजाइम है कि क्या है, तो आप ASE देखना, है ना। जनरली बोल रहे हैं कि मैक्सिमम एंजाइम्स में ASE लगा ही रहता है, ठीक है, मैक्सिमम में। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व हुआ जो हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल रहा है, और ये पहले से यहाँ पे NADH था, तो ये NADH के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बना, मतलब बॉन्ड बना के क्या बना लिया, 2NADH2। क्लियर हुआ क्या? ओके। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, 6th स्टेप के बाद क्या बना, हमें क्या मिला, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब स्टार्ट होगा बच्चों 7th स्टेप। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा बच्चों 7th स्टेप, ये 7th स्टेप है। ओके, यहाँ पे पहले तो ऐड हुआ 1 नंबर कार्बन पे, अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, 1 नंबर कार्बन से फॉस्फेट निकल जाएगा, 1 नंबर से फॉस्फेट निकल जाएगा। जब फॉस्फेट निकलेगा तो हमारे पास पहले से क्या था, ADP, हमारे में सेल में पहले से ADP रहेगा, इस फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना के किसमें चेंज हो जाएगा, ATP में। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इस 1 नंबर के फॉस्फेट यहाँ से अलग होगा और इसके साथ मिलके क्या बना लिया, ATP बना लिया, यानी यहाँ से बच्चों हमको ATP मिलेगा। ओके, और इसका 7th स्टेप में, और इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर से हट गया, 3 bis भी हट गया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा बच्चों, वो एंजाइम होगा, यहाँ लिख रहा है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को बच्चों निकनेम ग्लिसरेट भी बोलते हैं, है ना। तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, यानी 7th स्टेप में जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है बच्चों, उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 8th स्टेप। नेक्स्ट देखते हैं 8th स्टेप में क्या होने वाला है, ये 8th स्टेप। ओके, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मतलब यानी 3 नंबर कार्बन पे क्या क्या ऐड था, क्या ऐड है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड है। यहाँ पे 1 नंबर पे था तो ये तो हट गया, है ना। यहाँ पे हमको, यहाँ पे भी कितने ATP लेके चलेंगे, 2, क्योंकि 2 कंपाउंड लेके चल रहे हैं एक साथ। ओके, यहाँ पे सब जगह आप लोग 2-2 लगा सकते हो, यहाँ से यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, है ना, लगा सकते हो। अब देखो बच्चों, 8th स्टेप में जो 3 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप है वो बस शिफ्ट कर जाएगा 2 नंबर के कार्बन पे। 3 नंबर के कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 2 नंबर के कार्बन पे शिफ्ट कर जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 से किस पे शिफ्ट कर गया, 2 नंबर पे, तो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, और इसको शिफ्ट कराने में जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, उस एंजाइम का नाम है बच्चों म्यूटेज। मतलब हम लोग पढ़े हैं ना म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है, चेंजेस होते हैं अगर जीन में तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, 3 नंबर के कार्बन पे जो फॉस्फेट था अब वो किस नंबर पे आ गया है, 2 नंबर के कार्बन पे आ गया है। तो यहाँ पे बच्चों म्यूटेशन से याद रखोगे कि यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा दैट इज म्यूटेज। क्लियर? तो ये हो गया 8th स्टेप, है ना। अब आते हैं बच्चों 9th स्टेप, ये है 9th स्टेप। यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि यहाँ से H2O एक बाहर निकलेगा, ये इसका नाम है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये, 2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे कितने H2O भी बाहर निकलेंगे, 2H2O, और यहाँ से जब H2O बाहर निकलेगा बच्चों तो इसका नाम हो जाएगा 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड।
ठीक है। और यहाँ पे इनॉल बन रहा है, इनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए 9 स्टेप में जो एंजाइम यूज होगा दैट इज इनोलेस, दैट इज इनोलेस। ओके, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट 10th स्टेप पे। 10th स्टेप में क्या होने वाला बच्चों, जो 2 नंबर पे फॉस्फेट था वो भी अब यहाँ से रिलीज हो जाएगा, है ना। और ये चेंज हो जाएगा, जब दो नंबर का फॉस्फेट रिलीज होगा तो यहाँ पे फिर से क्या था, एडीपी रहेगा, और इस फॉस्फेट को लेके ये किस में चेंज हो जाएगा, एटीपी में। एटीपी में कितने मॉलिक्यूल्स बच्चों, कितने कंपाउंड लेके चल रहे हैं, 2। तो यहाँ पे कितने एडीपी इन्वॉल्व होंगे, 2। कितने एडीपी बनेंगे, 2। और ये 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड चेंज हो जाएगा बच्चों पायरुविक एसिड में। और कितने मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स, 2। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। एक बार फिर से इसको एक बार देखते हैं समरी। ओके, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है बच्चों इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो गया, बट ध्यान देंगे। यहाँ पे कितने कार्बन है बच्चों, कितने कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का। पहले फॉस्फेट ऐड हुआ, कहाँ से आया फॉस्फेट, एक एटीपी हमने खर्च किया, हमारा सेल खर्च किया, तो किस में चेंज हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ दैट इज हेक्सोकाइनेज। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बच्चों, मतलब यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो गया तो इसका नाम हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, पहले ये इसके पास फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड था, अब ये अपने आप को कीटोन में चेंज करेगा, तो इसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, इसलिए यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा दैट इज आइसोमेरेज। ओके, 3rd स्टेप में बच्चों फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है इसके 1 नंबर कार्बन पे फिर से फॉस्फेट ऐड होगा, और इसलिए यहाँ पे भी एक एटीपी हमको खर्च करना पड़ेगा, और इसका नाम अब हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, क्योंकि 2 डिफरेंट कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, 1st नंबर पे और 6th नंबर पे। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो 2 कंपाउंड में ब्रेक कर जाएगा, जिसको ट्राइओस फॉस्फेट बोल रहे हैं। ट्राइओस फॉस्फेट इसलिए बोल रहे हैं बच्चों, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे बिस था ना, तो एक फॉस्फेट इसके साथ चला गया, एक फॉस्फेट इसके साथ आ गया, तो एक के पास एल्डिहाइड है बच्चों, जिसको PgAl बोल रहे हैं, जिसको पागल से याद रखेंगे, जिसका फुल फॉर्म है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और जो ट्राइओस फॉस्फेट है बच्चों दूसरा वाला, जिसको ढाप बोल रहे हैं, इसमें एसीटोन है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर हैं, ये इसमें चेंज हो सकता है, ये इसमें चेंज हो सकता है, तो इसको 5th स्टेप बोलेंगे। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज। ओके, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों, एक को लेके चलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ग्लिसरॉल्डिहाइड के 1st नंबर कार्बन पे फिर से फॉस्फेट ऐड हो रहा है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रहा है। यहाँ पे कोई एटीपी का फॉस्फेट ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत पैसा खर्च कर दिया है। उसके साथ साथ यहाँ पे बच्चों ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है, 2 हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पे NADH पहले से था, ये चेंज हो जा रहा है NADH2। और हम आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे कि NADH2 को हम डायमंड मान के चल रहे हैं, क्योंकि एक डायमंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे कितना एटीपी दे रहा है, सबसे ज्यादा देने वाला है ना, 3 एटीपी। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे 1 नंबर पे जो गया तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसका नाम हो गया। ऑक्सीडेशन हुआ है तो एल्डिहाइड एसिड में चेंज हो गया है। अब इस 1 नंबर का फॉस्फेट फिर से बाहर निकल जाएगा, फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा, और किससे बाइंड कर गया, ADP से, और यहाँ पे हमको ATP मिल जाएगा। यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा बच्चों फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। अब 3 नंबर का जो फॉस्फेट है बच्चों वो 2 नंबर के कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, इसका नाम हो गया 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। शिफ्ट कराने का काम मतलब चेंजेस ला रहा है, इसलिए यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज म्यूटेज। अब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बच्चों किस से वाटर बाहर निकल रहा है, और ये चेंज हो गया 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व हुआ दैट इज एनोलेज, क्योंकि यहाँ पे इनॉल आ रहा है, और 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से फिर से फॉस्फेट बाहर निकल जा रहा है, और ये चेंज हो रहा है 2 पायरुविक एसिड में। ओके, 2 पायरुविक एसिड में।
तो देखो बच्चों यहाँ से क्या क्या आपको याद रखना है। पहला याद रखना है कि भाई एटीपी का यूज कौन कौन से स्टेप में हो रहा है। तो पहला स्टेप में हो रहा है, थर्ड स्टेप में हो रहा है ना, फर्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा हुआ है और आगे पूछ भी सकता है, पूछेगा भी, ये भी है। तो देखो बच्चों ये अगर पूछा ना कि फर्स्ट कौन सा ऐसा स्टेप है मतलब उसमें क्या हो रहा है कि एटीपी यूज हो रहा है, तो इक्वेशन दिया रहेगा कि ग्लूकोज किस में चेंज हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। थर्ड स्टेप का इक्वेशन भी दे सकता है, तो भाई थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कहाँ पे कौन सा मेन एंजाइम है यहाँ पे, तो एल्डोलेज है क्योंकि ये दो पार्ट में इसको तोड़ दे रहा है। थर्ड क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि कहाँ पे हमको फर्स्ट NADH2 मिल रहा है, तो हमको कौन से स्टेप में मिल रहा है, 6th स्टेप में मिल रहा है NADH2। कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, जहाँ ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन ये रिड्यूस हो रहा है, आप लोग केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़े होंगे थोड़ा, है ना। तो यहाँ पे कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या कौन रिड्यूस हो रहा है, तो 6th स्टेप में हो रहा है बच्चों, ठीक है। कहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, 6th स्टेप में बाहर निकल रहा है। कहाँ पे हमको एटीपी मिल रहा है, तो 7th स्टेप में एटीपी मिल रहा है बच्चों और 10th स्टेप में एटीपी मिल रहा है। तो इसका इक्वेशन भी याद रखोगे कि जब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1 नंबर से फॉस्फेट निकल गया और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हुआ तब हमें यहाँ पे एटीपी मिल रहा है। दूसरा ये 10th वाले का भी स्टेप याद रखोगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन है बच्चों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो अगर आप इसको समझे होगे तो ये सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे। समझ में आए क्या। तो दो स्टेप ऐसा है बच्चों, 10th स्टेप और 7th स्टेप जहां हमको एटीपी मिल रहा है। 6th स्टेप में हमको NADH2 मिल रहा है। कहाँ पे वाटर बाहर निकल रहा है बच्चों, तो ये 9th स्टेप में वाटर बाहर निकल रहा है। ये बात समझ में आया क्या, ये बात समझ में आया क्या। अब नेक्स्ट हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे कि हमने कितना पैसे खर्च किए, कितने एटीपी हमने लगाए, कितना एटीपी हमको मिला, कितना डायमंड हमको मिला, तो इसका कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं। इसको रफ कर रहे हैं बच्चों। देखो बच्चों अगर पूछा कि कितना एटीपी यूज ग्लाइकोलाइसिस में, तो कितना बताओगे, 2 एटीपी। कितना एटीपी गेन हुआ था, 4 एटीपी। दो लेके चलेंगे 7th स्टेप में और 10th स्टेप में। कितने NADH2 गेन हुए, 2 NADH2। ओके। बट बच्चों अगर मान लो हम सपोज कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसमें हमने 2 रुपए खर्च किए और 4 रुपए हमें प्रॉफिट हुए, तो हम नेट प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, जो लगाए हैं हम पैसा उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 एटीपी तो पहले से यूज किया था ना, तो 4 एटीपी में से हम 2 एटीपी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना एटीपी आएगा, 2 एटीपी। ओके, यानी 4 एटीपी हमको मिला था लेकिन हमने 2 खर्च कर दिया। क्लियर। और यहाँ पे बच्चों 2 NADH2 है, तो 1 NADH2 इक्वल टू क्या बताए थे, कितना एटीपी, 3 एटीपी प्रीवियस लेक्चर में। तो 2 NADH2 इक्वल टू कितना होगा, 2 × 3 इक्वल टू 6 एटीपी। आप लोग बोलोगे कि मैम क्या है, बायो पढ़ रहे हैं कि उसमें केमिस्ट्री भी है, उसमें मैथ्स भी है, सब है ना। तो बताया था बायो वाले बच्चों को सब पढ़ना होता है बच्चों, मैथमेटिक्स भी आता है, फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, सब समझना पड़ता है ना। लोग बायो वाले को ऐसे ही कमज़ोर समझते हैं, ऐसा है नहीं, बायो वाले सब समझते हैं भाई। तो देखो 1 NADH2 इक्वल टू 3, यहाँ पे 6 एटीपी मिला है ना बच्चों। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर पूछा कि भाई ग्लाइकोलाइसिस में कितने नेट एटीपी मिल रहे हैं, नेट एटीपी कितने मिल रहे हैं, तो आप सीधे बोलोगे 2 एटीपी। क्योंकि बच्चों ग्लाइकोलाइसिस हम बताए थे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में तो ये NADH2 ETC में चला जाएगा एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ETS होता है, सॉरी ETC नहीं, सॉरी ETS होता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे सिर्फ यही रह जाएगा,
यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, सिर्फ 2 ATP मिलेगा। तो अगर हम दोनों को मिला के पूछ रहा है कि भाई ग्लाइकोलाइसिस में कितने नेट ATP मिलेंगे, तो बोलोगे 2। और अगर पूछ दिया एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस से कितने ATP मिल सकते हैं या मिलते हैं, तो आप दोनों को लेके चलोगे बच्चों, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, तो कितना हो जाएगा 6 + 2 ATP = 8 ATP। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब अभी जाके आप लोग इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास DPP है, आपके पास मॉक टेस्ट है, आपके पास मॉड्यूल्स है, आपके पास कोई बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप इसको फटाफट सॉल्व कर लो, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस। ओके और अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस समझ में आया तो आप वीडियो को वीडियो को लाइक करें, जिनको ज़रूरत है उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। थैंक यू।